हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 18 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो द हिंदू से है, एन अपहील स्ट्रगल टू ग्रो द फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये आर्टिकल फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर आया है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एनवायर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस एस्पेक्ट से ये पर्टिकुलर आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो भी द हिंदू से लिया गया है, ऑन सिलेक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है उसको जो है चेंज किया जा रहा है। पार्लियामेंट के द्वारा जो नया लॉ है वो लाया गया है, उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। और जो हमारा थर्ड और लास्ट आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया है हमने, फूड वर्सेस फ्यूल के बारे में हम बात करेंगे। रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सरकार द्वारा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए क्या रीसेंट स्टेप उठाई गई हैं, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आज तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। फर्स्ट आर्टिकल है एन अपील स्ट्रगल टू ग्रो फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS 1, 2 और 3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS 1 में ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप फॉरेस्ट राइट एक्ट मेंशन करेंगे। एनवायरनमेंट से रिलेटेड GS 3 में आता है, वहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं। और GS 2 में डायरेक्टली आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हम इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। एक दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे जो प्री में आए हुए थे और आगे भी आपको पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल शुरू करते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट पास कब हुआ था? 2006 में। इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है, स्टेट PCS वगैरह में पूछ लिया जाता है। बेसिकली जो एक्ट था उसका नाम क्या था? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, इसे 2006 में क्या किया गया था? पास किया गया था, बहुत समय के स्ट्रगल के बाद। ये बेसिकली पास क्यों किया गया था? जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रही थी ट्राइबल पीपल के साथ और जो फॉरेस्ट ड्वेलर है उनके साथ, उसको रिवर्स करने की कोशिश की गई थी। ये एक वाटरशेड मोमेंट था इंडिया के सोशल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में। इसमें क्या करने की कोशिश की गई थी? जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश की गई थी। कहाँ क्या राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश? कि वो फॉरेस्ट में रह सकते हैं और फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी तक के ये सारे रिसोर्सेज वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे। FRA के अंदर ये सारे राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। बेसिकली इट सीक्स टू क्रिएट मच मोर डेमोक्रेटिक बॉटम अप फॉरेस्ट गवर्नेंस। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक और फॉरेस्ट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल इनजस्टिस की। सबसे पहले अगर देखें तो बिफोर कॉलोनियल रूल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो ट्राइबल पीपल थे, उनके पास क्या राइट थे? अगर आप कॉलोनियल रूल के पहले की बात करें तो जो लोकल कम्युनिटी थी वो कस्टमरी राइट्स जो है एंजॉय करते थे फॉरेस्ट के ऊपर और बेसिकली ये रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते थे। उस समय जो किंग होते थे, जो चीफ्टियंस होते थे, है ना, जो भी चीफ होते थे फॉरेस्ट के, उनके पास हंटिंग राइट ज़रूर होता था, लेकिन उसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी होती थी वो बाकी सारे फॉरेस्ट बेनिफिट क्या कर सकती थी? एंजॉय कर सकती थी। कब? बिफोर कॉलोनियल एरा स्टार्टेड। ठीक है, जब ब्रिटिश नहीं आए थे तब ये सारी चीज़ें क्या होती थी? इनको ये सारे राइट्स दिए जाते थे। ठीक है, इसलिए स्लैश एंड बर्न जो झूम खेती है उस समय बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थी। ट्राइबल चीफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। तो ये सारी जो है क्या थे? बिफोर कॉलोनियल रूल की स्थिति थी। इसलिए हिस्टोरिकल इनजस्टिस की शुरुआत जो है हमने कहाँ से की? बिफोर कॉलोनियल रूल से। फिर क्या हुआ? फिर ब्रिटिशर्स आए और उन लोगों ने बेस्ड ऑन द फॉल्स आइडिया ऑफ एमिनेंट डोमेन। एमिनेंट डोमेन का मतलब क्या होता है?
रूरल ऑलवेज ओन ऑल द प्रॉपर्टी। जो रूरल होते हैं वो सारी प्रॉपर्टी ओन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एमिनेंट डोमेन डॉक्ट्रिन। इस आइडिया के हिसाब से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। पहली बार एक्ट कब बनाया गया, 1878 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया और जिसमें सारे फॉरेस्ट को नेशनलाइज करने की कोशिश की गई। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उनको वो इस्टेब्लिश किया गया, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई ताकि फॉरेस्ट का मैक्सिमम यूज़ किया जा सके टिम्बर और रेवेन्यू बढ़ाने में। जो भी टिम्बर निकलता था उसका मैक्सिमम यूज़ करती थी गवर्नमेंट और उससे जो होने वाला रेवेन्यू है उसे इस्तेमाल किया जाने लगा। स्टेट प्रॉपर्टी की तरह इसे ट्रीट किया जाने लगा और जो लोकल कम्युनिटी थी उन्हें ट्रेस पासर्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा। जो लोग अंदर जाके यूज़ करते थे उन्हें पनिश किया जाता था, उन्हें एनक्रोचर्स माना जाता था। ये सारी चीज़ें कब थी, ब्रिटिश पीरियड के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है किस तरीके से ब्रिटिश रूल के समय में सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल पीपल चेंज हुआ था। हम एक एक जो है पॉइंट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये एक मीन्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है GS 1 में कि बताइए ब्रिटिश रूल के समय में ट्राइबल स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हो गया था, क्या पॉलिसीज़ थी और उससे क्या क्या बदलाव आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट में दिया हुआ है, यह आंसर के तौर पे आप नोट्स में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, नाउ दैट द फॉरेस्ट वर सीन प्राइमरी एज अ टिम्बर रिसोर्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन वॉज बैंड। सबसे पहले क्या किया गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया मतलब झूम खेती हम जानते हैं, स्लैश एंड बर्न। ट्राइबल पीपल क्या करते थे, खेती किस तरीके से करते थे, कुछ समय तक एग्रीकल्चर करते थे एक पर्टिकुलर लैंड में, उसके बाद वो लैंड को जला दिया जाता था और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता था। फिर वापस आते थे, जब वहाँ पर वापस जो है जो लैंड है फर्टाइल हो जाती थी, उसके बाद फिर दोबारा से वहाँ खेती की जाती थी। तो एक जगह टिकते नहीं थे ट्राइबल लोग, इधर से उधर जो है मूव किया करते थे। इसको हम स्लैश एंड बर्न खेती बोलते हैं। तो क्या किया सबसे पहले इन लोगों ने सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया, है ना। फॉरेस्ट बर्निंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया और जो टिम्बर रिसोर्सेज है उस पे पूरा हक जता दिया। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो लोग कई ज़मानों से करे आ रहे हैं, है ना, कई सेंचुरी से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बंद हुई तो ऑब्वियसली रिवॉल्ट होगा और ऐसे हमें रिवॉल्ट देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक एग्जाम्पल लें तो संथाल जो रिवोल्ट हुआ था 1858 में, है ना, ये सारी चीज़ें किस लिए हुई थी, इन्हीं कारणों से, क्योंकि जो फॉरेस्ट ट्राइबल लोग हैं उनके जो जीवन शैली है उसको बदलने की कोशिश की गई थी, किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। सेकंड पॉइंट क्या है, द सो कॉल्ड सर्वे एंड सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वाज इनकम्प्लीट एंड बाइज्ड इन फेवर ऑफ स्टेट। इन लोगों ने नेक्स्ट क्या किया, अब चूँकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद हो गया तो इन लोगों ने लोगों को बसाना शुरू किया, कहा कि आप सेडेंट्री एग्रीकल्चर करिए, एक जगह पर रह करके एग्रीकल्चर करिए। लेकिन उसमें भी जो सेटलमेंट किया गया, जो सर्वे किया गया, लोगों को वहाँ से ट्राइब जो फॉरेस्ट में रहते थे उन्हें पर्टिकुलर लैंड में पहुँचाया गया, वो भी बहुत बायस्ड था, किसके फेवर में था, स्टेट के फेवर में था। थर्ड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइमल्टेनियसली टू एंश्योर लेबर फॉर फॉरेस्ट्री ऑपरेशन forest village were created wherein forest land was leased for agriculture household in return for compulsory labor। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन लोगों ने की, इन लोगों ने फॉरेस्ट विलेज क्रिएट करना शुरू कर दिए। उसमें क्या किया गया, जो फॉरेस्ट लैंड थी उसे एग्रीकल्चर के लिए लीज पर दिया जाने लगा। जो ट्राइबल लोग रह रहे थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट में रह रहे थे, उन लोगों को, और इसके बदले में जो फॉरेस्ट के लोग हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करना था, लेबर प्रोवाइड करना था, ताकि जो जैसे कि टिम्बर कटिंग करना है, ये सारे चीज़ों के लिए लेबर लगेंगे, ब्यूरोक्रेट्स तो करेंगे नहीं, तो इन सारे लेबर ऑपरेशंस के लिए क्या किया गया, एग्रीकल्चर लैंड दी जाने लगी और फॉरेस्ट विलेजेस क्रिएट किया जाने लगा। फोर्थ क्या है, सिंस फॉरेस्ट वर नाउ स्टेट प्रॉपर्टी ऑल एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज लिमिटेड, टेम्पररी एंड चार्जेबल एंड ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी। चूँकि अब फॉरेस्ट पूरी तरीके से स्टेट प्रॉपर्टी हो चुकी थी तो जितना भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो एक्सेस था वो क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, किसके लिए, ट्राइबल लोगों के लिए और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए, टेम्पररी कर दिया गया और इवन चार्जेबल भी कर दिया गया कि
अगर आपको यहाँ से लकड़ी लेनी है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और जनरली ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे किसकी मर्जी पे जी रहे थे, जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी बनाई गई थी किनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनकी मर्जी पर ये लोग जी रहे थे। जो चीज़ पहले इनके लिए कॉमन थी अब प्रिविलेज बन के रह चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इवन व्हेन द एक्सेस वाज परमिटेड लोकल कम्युनिटी हैड नो राइट टू मैनेज द फॉरेस्ट एज द स्टेट लॉक वैल्यूएबल फॉरेस्ट एंड मेड हेविली यूज फॉरेस्ट डी फैक्टो ओपन एक्सेस। बेसिकली जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें यह कहा जा रहा है कि लोकल कम्युनिटी को थोड़ा बहुत एक्सेस प्रोवाइड किया जाने लगा जब बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो राइट थे मैनेज टू मैनेज द फॉरेस्ट वो एज सच रिकॉग्नाइज नहीं किए गए। जनरली जो स्टेट थी वो फॉरेस्ट जो कि बहुत वैल्यूएबल है वो ओपन नहीं करती थी, और जो बहुत यूज्ड फॉरेस्ट है उसका एक्सेस इन लोगों को दिया जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट हैं। पाँचों पॉइंट आप जो है लिख सकते हैं और डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मेंस में आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की। ये सारी चीज़ें कब थी, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस अब जब सबको लगा कि अब वापस जो है हालात बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इन अ हरी टू असिमिलेट प्रिंसली स्टेट एंड जमींदारी स्टेट्स इनटू यूनियन, देयर फॉरेस्ट एरिया वर डिक्लेयर्ड स्टेट प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी इनटू हु वाज रिसाइडिंग इन दैम। जो प्रिंसली स्टेट थे और बहुत सारे ज़मींदार थे उनको यूनियन में इंक्लूड करने की जल्दबाजी में जो फॉरेस्ट थी उसे स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, बिना ये जाने देखे कि वहाँ पर कौन जो है रिसाइड कर रहा है जनरेशन टू जनरेशन। लेजिटिमेट रेसिडेंट्स एंड कल्टिवेटर बिकेम एनक्रोचर्स ओवरनाइट। जो लेजिटिमेट रेसिडेंट थे, जो ट्राइबल लोग थे, जो ज़माने से रह रहे थे, जो कल्टिवेटर्स थे, वो आज एक रात में एनक्रोचर बन गए। एनक्रोचर का मतलब क्या है, जो अनलॉफुली लैंड पर अपना हक जता ले। ठीक है, तो ये एनक्रोचर कौन बन चुके थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो जनरेशन से रह रहे थे, जो ट्राइबल लोग थे वो जनरेशन से रह रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टेट ने फॉरेस्ट को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। हालांकि हमारी वेलफेयर गवर्नमेंट थी तो सरकार ने जो फॉरेस्ट लैंड थी उसे लीज पे ज़रूर दिया, किनको, ट्राइबल लोगों को, पर ऐसी चीज़ों को रेगुलराइज नहीं किया गया। इसका मतलब उनके जो हक थे उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि उनका जो लाइवलीहुड का अधिकार है वो उन्हें दिया जाए। वो सारी चीज़ें सरकार के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद भी नहीं की गई। इसके साथ साथ कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस किया गया क्योंकि डैम बनाया गया, और भी कई सारी चीज़ें की गई। डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो चलती रही, जिसके कारण बहुत सारा डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ और जो वहाँ लोग रह रहे थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। बेसिकली वो एक लैंड से दूसरी लैंड पे चले गए जहाँ पर उन्हें एनक्रोचर की तरह ट्रीट किया जाने लगा, उन्हें इल्लीगल माना गया उनका वहाँ पर रहना। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं एंड ट्राइबल लोग हैं उनकी स्थिति इंडिपेंडेंस के बाद भी नहीं बदली। पहले जो कॉलोनियल लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो अपने इंटरेस्ट में उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। अब जो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद बनी थी वो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया कर रहे थे। 3 डिकेड बाद बहुत सारे जो है लेजिस्लेशन लाए गए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया, और ये सारी चीज़ें भी किसके फ्रेमवर्क में आती है, एमिनेंट डोमेन के फ्रेमवर्क में आती है। और ये 6th और 7th फॉर्म ऑफ इनजस्टिस होगी। ये जो 5 फॉर्म हमने पढ़े थे, 5 फॉर्म ऑफ इनजस्टिस, और ये 6th और 7th फॉर्म ऑफ इनजस्टिस हो जाएगी, जिसके थ्रू लोगों के जो राइट थे जो वहाँ रह रहे थे वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किए गए थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसमें थोड़ा बहुत जो आसपास की कम्युनिटी है उन्हें थोड़े बहुत राइट दिए जाते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में किसी को एंट्री नहीं दी जाती है ना। वहाँ पर किसी भी तरीके से आप एंटर नहीं कर सकते। कुछ एक्सेस करने की तो बात दूर की है, एंट्री भी पॉसिबल नहीं होती है नेशनल पार्क्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर दी गई, और जो इनजस्टिस थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई, डाइवर्ट होती चली गई फॉरेस्ट डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन वहाँ के लोगों को किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं दिया गया। और ये जो इनजस्टिस है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कंटिन्यूसली होती चली गई। फाइनली 2006 को फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ के राइट्स को पहचाना गया पहली बार। इसलिए ये इतना वाटरशेड मोमेंट था, क्योंकि ये 200-300 साल की जो इनजस्टिस हो रही थी लोगों के साथ वो फाइनली ख़त्म होते हुए दिखाई देने लगी। FRA की अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। द FRA इज़ रिमार्केबल बिकॉज इट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज दिस हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड देयर कंटिन्यूएशन पोस्ट इंडिपेंडेंस।
तो बेसिकली ये रिमार्केबल इसलिए है कि इसने सबसे पहली बात तो जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रही थी ट्राइबल लोगों के साथ, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके साथ, उसको रिकॉग्नाइज़ किया, और जो एनक्रोचमेंट का इशू था उसे एड्रेस किया। जो इंडिविजुअल लोग वहाँ पर रह रहे थे उनके फॉरेस्ट राइट को एक्नॉलेज किया गया। अब वो वहाँ पर रह सकते थे, कल्टीवेशन कर सकते थे, और जो एक्टिविटीज़ वो पहले कर रहे थे वो भी कर सकते थे। मान लीजिए किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाता है या नेशनल पार्क बना दिया जाता है, तो वहाँ पर भी जो लोग रह रहे हैं उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करने की बात की गई है। उनको एकदम से वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, वो अभी भी वहाँ रह सकते हैं, और जो एक्टिविटीज़ वो पहले कर रहे थे वो सारी एक्टिविटीज़ वो अब भी कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट को बेसिकली क्या किया गया, रिकॉग्नाइज़ किया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू। और क्या किया गया, जो कम्युनिटी राइट थे उसे भी रिकॉग्नाइज़ किया गया। जो विलेज कम्युनिटी हैं उसको फॉरेस्ट के एक्सेस को, यूज़ को, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो कि वहाँ से निकलता है उसे बेचने का अधिकार भी दिया गया इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर। इसलिए ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, किन के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, वाटरशेड मोमेंट है, स्पेशली फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। Finally, the act lay down a democratic procedure for identifying whether and where the wildlife conservation may require curtailing और extinguishing community right। इसमें प्रॉपरली सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की गई, प्रॉपर प्रोसीजर आइडेंटिफाई की गई कि अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना है या फिर नेशनल पार्क इस्टेब्लिश करना है तो क्या लोगों के राइट्स को कर्टेन करने की ज़रूरत है, या फिर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए भी हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम लोग नेशनल पार्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एनवायरनमेंट बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ बेसिकली इस एक्ट में डाली गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कम्युनिटी राइट थे वो भी हम लोगों ने देखा कि उसे जो है इस एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज़ किया गया, और यही सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के नियमगिरी केस में जो है रीअफर्म कर दी गई। हालांकि जो अभी रिसेंटली फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 आए हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट 2023 आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। ये हमारा सबसे पहला इशू आएगा। अब बात करते हैं बाकी इश्यूज़ की। सबसे बड़ा जो इशू है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। लगभग 17 साल हो चुके हैं इसको, एक्ट को बनाए हुए, लेकिन अभी भी जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही पुअर है। अभी भी बहुत सारे जो इंडिविजुअल हैं उनके राइट रिकॉग्नाइज़ नहीं किए गए हैं, बहुत सारी कम्युनिटी के राइट रिकॉग्नाइज़ नहीं किए गए हैं। शुरू करते हैं। द पॉलिटिशियन इन मोस्ट स्टेट फोकस सोली ऑन इंडिविजुअल राइट एंड प्रोजेक्टेड द एक्ट एज एन एंक्रोचमेंट रेगुलराइजेशन स्कीम। जो बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं वो स्टेट में ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर रखें, इंडिविजुअल लोगों के राइट्स के ऊपर, और पर्टिकुलर इस एक्ट को ऐसे स्कीम की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि जो एंक्रोचमेंट कर दिया है उसको हम रेगुलराइज कर रहे हैं कि हाँ ठीक है तुमने कर दियो, तुम यहाँ रहते नहीं हो, लेकिन चलो ठीक है रह लो, काम वाम कर लो, और अपना जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको यूज़ कर लो। ठीक है, इस तरीके से इसे ट्रीट किया जा रहा है। बट इवन द रिकॉग्निशन ऑफ IFR वॉज डन रेदर शैबिली। जो इम्प्लीमेंटेशन है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट एक्ट का वो भी बहुत ही ख़राब तरीके से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके रेजिस्टेंस के कारण। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने पास जो है फॉरेस्ट के पूरे राइट्स रखना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राइट देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनको लग रहा है कि ये फॉरेस्ट उनके कंट्रोल में आना चाहिए, और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में रहेगी तो रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, है ना। तो वो बेसिकली अपना जो राइट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। द अपैथी एंड इग्नोरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट एंड मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो बाकी डिपार्टमेंट है उनका भी इग्नोरेंस है, ब्यूरोक्रेसी की अपेथी हमें यहाँ पर शो हो रही है प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन ना होने में। द क्लेमेंट्स वर पुट थ्रू इनॉर्मस हार्डशिप ड्यूरिंग क्लेम फाइलिंग, सब्जेक्टेड टू फॉल्टी एंड नॉन ट्रांसपेरेंट रिजेक्शन, आर्बिट्री पार्शियल रिकॉग्निशन, देयर बाय गेटिंग टैग्ड एज अप्रूव्ड क्लेम्स। ठीक है, जो क्लेमेंट्स हैं, जो क्लेम कर रहे हैं इस राइट्स के, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। उसके बाद जो है फॉल्टी फाइलिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों को नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है उनके क्लेम को, और कुछ लोगों के क्लेम को रिकॉग्नाइज़ किया गया है लेकिन वो भी पार्शियल रिकॉग्निशन है, जितना उनका हक है उससे कहीं ज़्यादा कम जो है उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। इस तरीके के इश्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं किसमें, फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में।
But the biggest lacuna in FRA implementation is the extremely slow and incomplete recognition of community right to access and manage forest. अगर biggest issue की बात करें FRA implementation की, तो वो किस चीज़ में आ रही है? कम्युनिटी राइट टू एक्सेस एंड मैनेज फॉरेस्ट के रिकॉग्निशन में बहुत ही स्लो चल रहा है और इनकम्प्लीट प्रोसेस हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है वो इन राइट्स को देने में रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाएगी, उनकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है। अगर एस्टिमेट की बात करें, जो पर्टिकुलर आर्टिकल जिनने लिखा है उनके खुद के एस्टिमेट की बात करें, तो 70 से 90% जो फॉरेस्ट है सेंट्रल इंडिया में वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के अंदर आ जाएगी। अगर एक्चुअल में क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तो ये सारी लैंड अगर चली जाएगी तो ब्यूरोक्रेसी किस पे कंट्रोल करेगी? इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली अपोज कर रहे हैं। द अदर डिपार्टमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कैन ओनली विजुअलाइज फॉरेस्ट डेवलपर्स एज लाभार्थी। जो अदर पॉलिटिकल डिपार्टमेंट हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो भी फॉरेस्ट डेवलपर है उन्हें लाभार्थी की तरह, बेनिफिशरीज़ की तरह देख रहे हैं, चैरिटी की तरह देख रहे हैं कि हाँ ठीक है इतनी लैंड दे दी, जबकि ये उनका अधिकार है, वो यहाँ पर जनरेशन से रह रहे हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड मोर रिसेंटली छत्तीसगढ़ आर ओनली स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स सब्सटेंशियली। केवल 3 ऐसे स्टेट हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, जहाँ पर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स जो है रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, सब्सटेंशियली रिकॉग्नाइज़ किया गया है। उसमें भी केवल महाराष्ट्र ऐसा है जहां पर डी नेशनलाइजिंग की गई है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। स्पेशली किस एरिया में? जो शेड्यूल एरियाज़ हैं वहां पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डी नेशनलाइजेशन किया गया है। कहाँ पर? केवल और केवल महाराष्ट्र में। द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी राइट इज़ कन्वीनियंट टू हार्डलाइन कंजर्वेशनिस्ट एंड डेवलपमेंट लॉबी अलाइक। कम्युनिटीज़ इन द प्रोटेक्टेड एरिया आर देन प्रिकॉशनली प्लेस्ड एंड ईजी टारगेट फॉर वॉलेंट्री रिहेबिलिटेशन। जो नॉन रिकॉग्निशन है कम्युनिटी राइट का वो बहुत ज़्यादा सूट करता है कि इसको जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उनको भी, क्योंकि कंजर्वेशनिस्ट क्या सोचते हैं कि जो कम्युनिटी है वो एक्सप्लॉइट करती है रिसोर्सेज का, और एनवायरनमेंट और नेचर का क्या होगा? दोहन होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का अननेसेसरली एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा एनवायरनमेंट बचाने के लिए। और डेवलपमेंट लॉबी को भी लगता है कि ये जो है बढ़िया है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट लॉबी इंडिविजुअल जो रिकॉग्निशन राइट्स हैं उसमें इंडिविजुअल को क्या कर सकती है? कुछ भी प्रलोभन दे सकती है, लेकिन कम्युनिटी को एक साथ रिहेबिलिटेट करना या प्रलोभन देना आसान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिटी में है। यहाँ पर अगर एक एक लोगों को तोड़ना है तो बहुत मुश्किल आएगी। तो इंडिविजुअल राइट्स को भी प्रिफर करते हैं कौन? डेवलपमेंट लॉबी वाले। और जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो भी इंडिविजुअल राइट को ही प्रिफर करते हैं, कम्युनिटी राइट को प्रिफर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो जाएंगे? इश्यूज़ हो जाएंगे, और ये हमारा क्या होगा? कंक्लूजन होगा आपका। Unless political leader, bureaucrat and environmentalist all appreciate the spirit and the intent of FRA, the historical injustice will remain unaddressed, forest governance will remain highly undemocratic, and the enormous potential of community-led forest conservation and sustainable livelihood will remain unrealized। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन बढ़िया दिया हुआ है। जब तक के पॉलिटिकल लीडर, ब्यूरोक्रेट और एनवायरमेंटलिस्ट FRA की स्पिरिट और लेटर और इंटेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, जो भी हिस्टोरिकल इनजस्टिस है वो कभी एड्रेस नहीं हो पाएगी। जो फॉरेस्ट गवर्नेंस है वो अभी भी अनडेमोक्रेटिक रहेगा, और जो पोटेंशियल है कम्युनिटी लेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन का वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? कंक्लूजन हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अलग अलग टुकड़ों में मैंने इसे समझाने की कोशिश की, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन सिलेक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है उसे भी डिस्कस किया जाएगा, और जो प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कौन सा केस है जो डिस्कस करेंगे हम? अनूप बारनवाल केस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आर्टिकल। रिसेंटली राज्यसभा ने पास कर दिया है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि विंटर सेशन में ये बिल जो है एक्ट बन जाए। 73 साल बाद जो है फाइनली पार्लियामेंट एक एक्ट बना रहा है जिसके थ्रू एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश की जा रही है। किसके अपॉइंटमेंट की? इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की। पहले सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, 1989 तक एक था, फिर उसे चेंज कर दिया गया।
नंबर बढ़ा दिए गए, फिर उसे 1 कर दिया गया और फिर फाइनली उसे बढ़ा करके 3 कर दिया गया। 1993 से 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो 2 हैं वो नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं उन्हें। लेकिन सीईसी के पास कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, है ना, सिर्फ रोस्टर वाला एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पावर है, लेकिन एक्स्ट्रा राइट एक्स्ट्रा पावर नहीं है। इसका मतलब क्या है, तीनों ही सीईसी और ईसीस तीनों इक्वल हैं। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है तो सीईसी के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर नहीं होगी, वोटिंग होगी और जो भी वोटिंग में मेजॉरिटी से डिसाइड होगा वो फाइनली डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब बैकग्राउंड समझते हैं। पिछले 73 सालों से पार्लियामेंट का कोई भी लॉ नहीं था जिसके थ्रू चीफ इलेक्शन कमीशन या और बाकी इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जा सके। अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर थी वो बेसिकली इंडिपेंडेंट नहीं थी। वो कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सीईसी जो है अपॉइंट कर रही है, तो बहुत लोगों को ये लगता था कि जो इंडिपेंडेंस है किसकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो खतरे में है, क्योंकि कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। फिर ये लोग क्या करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसको फेवर किया जाएगा, गवर्नमेंट को फेवर किया जा सकता है, ऐसे डाउट क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे फेयर होना ही नहीं है, इम्पार्शियल होना ही नहीं है, उन्हें दिखना भी है। और ऐसे रिसेंटली काफ़ी जो है केसेस हो रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी क्या है, बायस्ड है। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी, इसलिए जो है ये फाइनली जो एक्ट बनाया गया है, ये सारी चीज़ें जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसे एक तरीके से प्रॉपर बनाने की कोशिश की गई है, ताकि ये सवाल जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट और उनके बायसनेस पे जो उठ रहे हैं उससे वंस फॉर ऑल ख़त्म किया जा सके। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये समझ लेते हैं। आर्टिकल 324 में कंपोजिशन की बात की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, टोटल 3 लोग हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 ईसीस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ सीसी एंड ईसी शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट बी मेड बाय प्रेसिडेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से सीईसी और ईसी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और किसके सब्जेक्ट में रहेगा वो, सब्जेक्ट टू लॉ मेक बाय पार्लियामेंट। लेकिन सब्जेक्ट टू जो लॉ की बात की जा रही है वो लॉ पार्लियामेंट ने कभी बनाया ही नहीं। तो अभी तक के कौन कर रहा था इनका रिक्रूटमेंट, प्रेसिडेंट। जो भी प्रोसीजर होती थी वो कौन डिसाइड करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। प्रेसिडेंट तो एड एंड एडवाइस में काम करता है ना। तो कौन कर रहा था इनडायरेक्टली, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक अपॉइंट कर रही थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक केस फाइल किया गया, पीआईएल फाइल की गई 2015 में, जिस जो पीआईएल थी वो किसने फाइल की, अनूप बारनवाल ने। ठीक है, इसलिए इसे अनूप बारनवाल केस भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने कहा कि एक कोलिजियम लाइक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, किसके लिए, सीईसी और ईसी के अपॉइंटमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना, बिल्कुल सही बात है, कि इस तरीके के कोलिजियम सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, लॉ कमीशंस और ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये सारे लोगों ने ये कोलिजियम के बारे में ऑलरेडी सजेशन दे चुके हैं कई बार, लेकिन अभी तक के जो है सरकार है उसे इम्प्लीमेंट नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि बिल्कुल सही बात है, इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू एंश्योर दैट द जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री और फेयर हो सकें। वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो डेमोक्रेसी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्री और फेयर इलेक्शन पे। अदरवाइज डेमोक्रेसी है क्या, नहीं है। तो डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन ज़रूरी है, और फ्री और फेयर इलेक्शन इंश्योर करने के लिए हमें इंडिपेंडेंस ऑफ सीईसी और ईसी ज़रूरी है। और इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ सीईसी ईसी को हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर डेवलप करके। और अपॉइंटमेंट प्रोसीजर डेवलप कैसे किया गया, कोलिजियम सिस्टम बना के। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वर्डिक्ट दी कि 3 लोगों की कोलिजियम कमेटी बनाई जाएगी, जो फाइनली रिकमेंडेशन करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को। और जो नाम भेजा जाएगा उसका फिर जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, है ना, उनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो 3 लोग में कमेटी में कौन कौन था, सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम कमेटी थी, पहले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद थे, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन। काफ़ी बैलेंस लग रहा है इसमें, है ना। सुप्रीम कोर्ट भी है, पार्लियामेंट भी है और एग्जीक्यूटिव भी है, तीनों बॉडी है यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो तीनों बॉडी यहाँ पर क्या कर रही है, सीईसी का
रिक्रूटमेंट कर रही है, काफ़ी बैलेंस अप्रोच है। लेकिन अब जो है सरकार को चिंता हो गई। क्यों चिंता हो गई? क्योंकि जो कोलिजियम है उसमें जो गवर्नमेंट का मेंबर है वो सिर्फ एक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों तीनों में कंसेंसस बनाना पड़ेगा अगर किसी भी पर्सन को अपॉइंट करना है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगी और गवर्नमेंट का से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उनके द्वारा क्या किया गया, लॉ लेकर आया गया और फाइनली 73 साल बाद पार्लियामेंट जो है ये लॉ लेकर आ रही है, जिसमें जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसको क्या करने की कोशिश की गई, रेगुलराइज करने की कोशिश की गई। और बहुत जो है इम्पॉर्टेंट ये प्रोसीजर है आपके प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। अब इन लोगों ने जो कोलिजियम था उसे पूरी तरीके से बदल दिया। क्या कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर जो है इसके मेंबर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी इसके मेंबर होंगे, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें, जो कि पीएम डिसाइड करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, वो इसके मेंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कोलिजियम को बदल दिया गया। अब ये सरकार के फेवर में है, अब गवर्नमेंट जो चाहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो आप बोलोगे कि अब पहले से क्या बदल गया, तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कमेटी में रहते हैं तो ये अपने है ना डिसेंट नोट्स देंगे कि इसे नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। ये पर्सन को चीफ इलेक्शन कमीशनर या इलेक्शन कमिश्नर ना बनाए, क्यों ना बनाए, तो ये सारी चीज़ें डोमेन में होगी, है ना। लोग ओपिनियन देंगे अपना और डिबेट्स भी हो सकती है, और यही तो मैच्योर डेमोक्रेसी की खास बात होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश इसमें की गई है। और भी चीज़ लॉ में प्रपोज की गई है, जैसे कि एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जिसे कौन हेड करेगा, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हु शैल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ 5 पर्सन फॉर कंसिडरेशन टू द सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, तो ये बेसिकली सिलेक्शन कमेटी 5 लोगों का नाम देंगे, किसको, कोलिजियम को, और कोलिजियम इन 5 नाम में से एक नाम को डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अपॉइंटमेंट प्रोसेस। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा आर्टिकल हो जाएगा। अरूप बारावाल केस जो है आपको पता होना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोलिजियम इस्टेब्लिश किया गया था इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक, ये हमारा प्रीलिम्स एस्पेक्ट भी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है फूड वर्सेस फ्यूल। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल मेंस में ही पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो है ही इम्पॉर्टेंट। फूड वर्सेस फ्यूल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इथेनॉल की बात कर रहे होंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात करें, 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी जो रिसेंटली सरकार ने टारगेट है वो बदल करके 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट कर दिया है बाय 2025। इथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या कर रहे हैं हम, इथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल में। इससे क्या होगा, पेट्रोल की जो इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगी, डिपेंडेंस कम हो जाएगी क्रूड ऑयल की, है ना। बहुत ज़्यादा अपने को क्या लगता है, डॉलर लगता है इंपोर्ट करने में, तो फिस्कल जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। और अगर हम बात करें इथेनॉल जनरली CO2 रिलीज़ करता है, तो जो गैसेस होगी, है ना, टॉक्सिक गैसेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम ब्लेंडिंग करने वाले हैं। 20% का टारगेट है। लेकिन इशू क्या आता है, इथेनॉल बनाना कैसे। इथेनॉल बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, स्टार्च करते हैं, राइस, पैडी वगैरह कर सकते हैं। शुगर केन डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है मोलासेस, उसे भी यूज़ करते हैं हम इथेनॉल बनाने में। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर, इशू क्या आता है, फूड वर्सेस फ्यूल का। अगर हम इथेनॉल बनाने में सारा रॉ मटेरियल, सारा फूड ग्रेन यूज़ करने लग जाएं, क्योंकि हमें ब्लेंडिंग बढ़ानी है, 20% तक करनी, तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर हमारा जो फूड है वो इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है ना, फूड सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। तो इसलिए ये फूड वर्सेस फ्यूल का इशू बना हुआ रहता है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, समझते हैं सरकार द्वारा रिसेंटली क्या क्या स्टेप्स ली गई हैं। The Indian agribusiness have been subject to a series of policy shocks since mid-2022, from export curb on rice, wheat, sugar and onion to stocking limits on pulses। अगर हम इंडिया के एग्री बिजनेस की बात करें तो इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा जो है पॉलिसी शॉक्स देखने को मिल रहा है। कब से, सिंस
2022 से, है ना, मिड 2022 से सरकार द्वारा बहुत अजीब अजीब से कदम उठाए गए हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट कब कर दिया गया, किस में, राइस में। राइस में एक्सपोर्ट कब कैसे कर दिया गया, एक पर्टिकुलर राइस वैरायटी बासमती को ही एक्सपोर्ट किया जा सकता है अब, प्लस एक मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी डिसाइड कर दिया गया कि अगर 1200 रुपये प्रति क्विंटल लेते हैं तो ही हम जो है आपको एक्सपोर्ट करेंगे बासमती, अगर अदरवाइज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक्सपोर्ट का वीट में, शुगर में, ओनियन में लगा दिए गए। स्टॉकिंग लिमिट्स भी लगा दी गई है पल्सेस में कि आप इससे ज़्यादा अपने स्टॉक में नहीं रख सकते। जितने भी होल सेलर होंगे पल्सेस के वो 500 किलो से ज़्यादा नहीं रख सकते या 1000 किलो से, इस तरीके की लिमिट, ये फॉर एग्जांपल है, इस तरीके की लिमिट सरकार के द्वारा लगा दी गई है। अगर ये सारी स्टेप की बात करें तो ये शॉक क्यों है, क्योंकि सरकार द्वारा जो 3 फार्म लॉज लेके आए थे ये उसकी स्पिरिट के पूरा अगेंस्ट है ना। उसमें सरकार क्या कर रही थी, एग्रीकल्चर में मार्केट को बढ़ावा दे रही थी, मार्केट की जो पावर है उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी। और अभी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट के अंडर बहुत ज़्यादा आता है ना, पूरा तरीके से एग्रीकल्चर को सरकार रेगुलेट कर रही है, इवन सरकार ही चला रही है। मार्केट का जो रोल है वो बहुत ही कम है। जैसे बाकी सेक्टर हैं इंडस्ट्रियल और सर्विसेज जिसमें मार्केट का से ज़्यादा होता है और सरकार जो है सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर में उल्टा है, यहाँ पर स्टेट ही सारी चीज़ें कर रही होती है। पूरा कंट्रोल किसका है एग्रीकल्चर में, स्टेट्स का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो सरकार द्वारा 3 फार्म लॉज लेके आए थे, उसमें प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई थी, मार्केट इकॉनमी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी, हालांकि इसे रिपील कर दिया गया। तो ये सारे जो मूव हैं ये एग्री बिजनेस वालों के लिए शॉक इसलिए हैं क्योंकि ये इन 3 बिल के स्पिरिट के खिलाफ है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी जो रीसेंट स्टेप सरकार ने लिया है वो क्या है, सेंटर डायरेक्टिंग शुगर मिल नॉट टू प्रोड्यूस एनी इथेनॉल डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्सनट्रेटेड केन जूस और सिरप। केंद्र सरकार ने शुगर मिल्स को क्या कहा है कि आप कोई भी इथेनॉल डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, किससे, जो केन जूस है या फिर जो केन सिरप होता है उससे डायरेक्टली आप इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब ये चिंता की बात तो है ही इतने सारे शुगर मिल्स वाले, है ना, क्योंकि इथेनॉल का प्राइस बहुत अच्छा खासा दे रही थी सरकार, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, इथेनॉल को डायरेक्टली प्रोड्यूस करने में लगे हुए थे, शुगर मिल की कैपेसिटी बढ़ाने में लगे थे, एक्सपांशन करने में लगे थे। तो अब ये सडन मूव जो है जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनके अपोजिशन के बाद, है ना, उनके अपोज करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा थोड़ा चेंज कर दिया गया ओरिजिनल ऑर्डर में, विथ मिल्स नाउ बीइंग अलाउड टू प्रोड्यूस इथेनॉल यूजिंग बोथ केन जूस एंड एन इंटरमीडिएट स्टेज बी मोलासिस। ठीक है, जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको बदल करके केंद्र ने अलाउ कर दिया, केंद्र ने, कि इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है डायरेक्टली, किससे, केन जूस से, और जो बी हैवी मोलासेस है जो कि इंटरमीडिएट स्टेज में प्रोड्यूस होता है शुगर केन बनाने में, उसे भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट दिस इज़ कंडीशनल अपॉन नॉट मोर देन 1.7 मिलियन टन्स ऑफ शुगर फ्रॉम दिस टू फीड स्टॉक गेटिंग डाइवर्टेड, फर्मेंटेड एंड डिस्टिल्ड इनटू इथेनॉल। इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि 1.7 मिलियन टन से ज़्यादा शुगर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, डाइवर्ट नहीं किया जाएगा इथेनॉल प्रोडक्शन में। इसके पहले अगर बात करें तो 2023-24 के पहले की बात करते हैं, 2022-23 की, तो 4.5 मिलियन टन लगभग डाइवर्जन हुआ था। 2021-22 में 3.4 मिलियन टन डाइवर्जन हुआ था। सरकार ने लिमिट कितनी लगाई है अभी, 1.7 मिलियन टन सरकार के द्वारा लिमिट बढ़ा दी गई है। तो ये बेसिकली क्या है, जिस तरीके से एक्सपोर्ट पे बैन किया गया था शुगर पे, उसी तरीके का ये मूव है। ये क्या किया जा रहा है, शुगर की अवेलेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। सरकार इतने रिग्रेसिव मूव्स क्यों ले रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनल इलेक्शन, प्राइसेस नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो सरकार के खिलाफ हो सकता है कि क्या हो, सरकार के खिलाफ जो अफेक्शन है वो कम हो जाए, है ना, सरकार गिराने वाली बात हो जाए, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन मतलब इस तरीके से सरकार सोच रही है कि नेशनल इलेक्शन के कारण हमें प्राइसेस है उसे कंट्रोल रखना है, मेनली कौन से प्राइसेस के, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके प्राइसेस के। ठीक है, अब ये सारी जो स्टेप्स हैं जो सरकार ले रही है इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है। क्या कॉस्ट है, पहले तो द फर्स्ट इज़ टू मिल्स दैट हैव स्पेंड मनी इंक्लूडिंग थ्रू बोरो फंड फॉर क्रिएटिंग एडिशनल डिस्टिलिंग कैपेसिटी। जो मिल्स हैं उन लोगों ने
एडिशनल डिस्टिलिंग कैपेसिटीज़ बना दी क्योंकि इथेनॉल के प्राइसेस ज़्यादा मिल रहे थे। उन लोगों ने जो पैसा खर्चा किया होगा बोरो वोरो करके, वो सारा जो पैसा है ना, बोरो किया होगा, अब वो नहीं कर सकते प्रोड्यूस, तो जो भी बोरोइंग की गई होगी उसका लोन कैसे चुकाएंगे? डेट बढ़ने के चांसेस है इन शुगर मिल्स के ऊपर। और अगर इनके ऊपर डेट बढ़ेंगे तो जो फार्मर्स हैं जो शुगर केन प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये उन्हें पैसा नहीं देंगे, तो फार्मर को इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट होगा इस मूव से। नेक्स्ट बात करते हैं, दोज बीइंग रेंडर्ड आइडल वुड अंडरमाइन देयर एबिलिटी टू पे बोथ बैंक एंड केन ग्रोअर। अ मोर सीरियस कॉस्ट इन्वॉल्व्स पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। ज़्यादा बड़ा जो है कॉस्ट वहन करना पड़ेगा सरकार को। अब जो इन्वेस्टर होंगे एग्री बिजनेस वाले, वो सरकार के ऐसे मूव पे भरोसा नहीं करेंगे, बोले इनकी पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप है, या फिर अगले बार जब भी चुनाव आने वाले होंगे 2 साल पहले से किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार इसी तरीके की मूव कर सकती है, अब लोगों को लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर का पैसा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आएगा, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्वेस्टर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकारी इन्वेस्टमेंट तो कर ही रही है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें नहीं होगी अगर इस तरीके से जो पॉलिसी है वो बार बार सरकार बदलती रहेगी, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स एग्रीकल्चर में एंटर होते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, लोगों का फ़ायदा होने की संभावना ज़्यादा है, जीडीपी बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा है। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।